Students, today's topic is chemical properties of metals. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज करेंगे. आपने पहले किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि मेटल फिजिकली कैसे दिखता है. आपने अपने घर का गेट भी देखा होगा तो वो कैसा होता है, हार्ड होता है. ठीक है, तो वो कैसा दिखता है, हार्ड दिखता है. सोनोरस भी होता है, साउंड भी क्रिएट करता है. तो वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है कि फिजिकली वो सामने देखने से कैसा दिखता है मेटल. नाउ आज हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो उससे पहले देखते हैं हम कि मेटल्स का केमिकल बिहेवियर क्या होता है. फिजिकल बिहेवियर आपने देखा कि वो हार्ड होता है. नाउ केमिकल बिहेवियर क्या होता है कि वो केमिकली कैसे बिहेव करता है. तो एक्चुअल में क्या होता है, मेटल्स के जितने भी एटम्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 3 तक 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के जो एटम्स हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयंस. कैसे, जितने भी आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो सब क्या है, वो एटम्स फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, एटम्स फॉर्म में प्रेजेंट है जिनमें क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं और उसके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं. ऑर्बिट्स है, जैसे सन के अराउंड आपके प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में, उसी तरह एटम्स के साथ भी होता है. बीच में होते हैं न्यूक्लियस और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं. ठीक है, ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं. अब किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए अपने बाहर वाली, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है, उसको हम शेल, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं. तो उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. हर एटम को स्टेबल होना है. आपके अराउंड भी, आप भी अगर अपस्टैंडिंग पोजीशन में है और स्टेबल नहीं खड़े तो आप गिर सकते हैं. तो उसी तरह एटम्स के साथ भी होता है. हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए. तो वो स्टेबल कैसे होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स. और अभी मैंने कहा कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में, जैसे यहाँ एग्जांपल है सोडियम, Na का एग्जांपल लिया. उसके इनर मोस्ट जो Na के बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. नीचे भी लिखा है 2. फिर उसके बाद उस जो नेक्स्ट शेल है, नेक्स्ट ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है 8. और बिल्कुल बाहर वाला जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है 1. यहाँ नीचे भी लिखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है. अब इसको स्टेबल होना है. तो स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे किसी दूसरे से. ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना इतना पॉसिबल नहीं है. तो वो क्या करता है, 2 और 8 तो कंप्लीट है ना, 8 दिख रहा है आपको. तो वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. लूज करने का मतलब है अपना इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे देता है, किसी और को दे देता है कि तुम स्टेबल हो जाओ, मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँगा. तो वो अपने आप को कैसे स्टेबल करता है, 1 लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है. और पीछे जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे क्या बचा, 2 और 8 बचा. 8 आप देख रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके सेकंड शेल में. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी पूरे हो गए. इसका अब आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला हो गया. अब ये स्टेबल हो गया और पीछे क्या बन गया, पॉजिटिव साइन मिल गया इसको. इसका मतलब होता है अब ये बन गया है आयन. पहले ये एटम था, एक मेटल था, अब ये आयन बन गया. एटम से ये बन गया आयन. अब ये कौन सा आयन बन गया है, पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो ये अब बन गया है पॉजिटिव आयन. तो मेटल इस तरह से केमिकली बिहेव करता है. उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते आउटर मोस्ट शेल में, और इतना पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लिए जाए. तो इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट करता है और अपने आप को पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करने लगता है.
और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब अब वो स्टेबल हो रहा है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो अब हम करेंगे कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। अब हम देखेंगे कि एक मेटल है वो बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट कर सकता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, बेसिस के साथ भी देखेंगे हम क्या रिएक्ट करता है या नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब यही है कि केमिकली कैसे बिहेव कर रहे हैं ये, इनकी केमिकल आइडेंटिटी क्या है जब वे किसी और के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी एक सब्सटेंस है, आप दूसरा सब्सटेंस लेके आओगे तो कुछ ना कुछ एक नया सब्सटेंस बनेगा। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। आपने एक चीज़ ली और उसको दूसरे में मिक्स की तो आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा। लाइक आप नींबू पानी, सबसे बेसिक एग्जांपल, नींबू पानी मिलाते हो, आप वाटर लेते हो, उसमें शुगर मिलाते हो तो कुछ ना कुछ शुगर सॉल्यूशन बनता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में तो कुछ, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की केमिकली ये कैसे बिहेव करते हैं मेटल्स ऑक्सीजन के साथ। उससे पहले हम देखते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज, ये इम्पॉर्टेंट है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, इसका भी रोल है इसमें। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत सारे मेटल्स हैं, आपने अपनी बुक में पढ़ा कि 91 मेटल्स हैं। तो इन सारे मेटल्स में सबसे टॉप पर होता है पोटेशियम, ठीक है। इनकी भी अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल आपका टॉप पे हो जाएगा, नो, इनकी भी अरेंजमेंट है। सबसे टॉप पर होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, और उसके बाद आपका हाइड्रोजन के बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो इस तरह से इनकी एक सीरीज बनाई गई है। ये क्यों बनाई गई है, क्योंकि क्या होता है, जो पोटेशियम और सोडियम होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, किसी ना किसी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सीरीज चलती जाती है। ये हाई और ये सबसे लो, तो हाई टू लो, और ये बीच में हो जाएंगे आपके मीडियम। ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करते हैं। तभी आपने अपने लैब्स में देखा होगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, यानी रूम टेम्परेचर पर इनकी रिएक्शंस करनी बहुत इजी है। लेकिन जो पोटेशियम और सोडियम होता है वो इतने हाई रिएक्टिव होते हैं कि आप उन्हें रूम टेम्परेचर पे रख ही नहीं सकते, वो वहाँ पर भी रिएक्शंस कर देंगे और वो बहुत ही डिज़ास्ट्रस रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इनको बहुत केयरफुली रखा जाता है। ये आगे हम देखेंगे कैसे इन्हें रखा जाता है। और ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये लो रिएक्टिव होते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन नहीं करते। तभी आप देखा होगा आपकी गोल्ड की ज्वेलरीज होती है, सिल्वर के यूटेंसिल्स भी होते हैं, आप घर में रखते हो, कोई रिएक्शन नहीं होती। प्लैटिनम अपने हाथ में पहनते हैं लोग, तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ये लो रिएक्शंस करते हैं, लो रिएक्टिव रहते हैं। तो ये इस सीरीज है। इस सीरीज को याद कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। तो इस सीरीज को याद करने का तरीका है इसके सिंबल से। पोटेशियम के साथ मैंने KNA, ये सब लिखा हुआ है, ये है केमिकल सिंबल इनके। तो केमिकल सिंबल्स के हिसाब से देखिए कैसे याद करते हैं। K फॉर केदारनाथ, BA बाबू, का माली, आलू जरा फीके से पकाता है। ये एक तरीका है इनको याद करने का।
सीरीज को याद करने का, जिससे आप डायरेक्ट इनको याद कर सकते हैं। तो ये सीरीज मैं फिर से बताती हूँ कैसे याद करेंगे। केदारनाथ बाबू का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो इस तरह से इनको आप याद कर सकते हो और एक सीरीज बना सकते हो। जब भी आप रिएक्शंस करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास साइड में लिखी होनी चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो सकती है, राइट। तो अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब भी मेटल, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ये एक जनरल फॉर्मूला है कि ऐसा ही होगा, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है। और ये मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बेसिक ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर। तो और इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, ये टर्न करेगा रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, आपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि कैसे एसिड्स और बेस बताए जाते हैं, लिटमस पेपर के थ्रू बताते हैं। तो ये इस तरह से इसमें भी हम मेटल ऑक्साइड्स को चेक कर सकते हैं। तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड, और ये बेसिक इन नेचर होंगे और टर्न करेंगे रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। तो रिएक्शन देखेंगे अब मेटल्स के साथ। तो पहला मेटल है, मेटल अभी हमने किया कि मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। तो हमने एग्जांपल लिया पहले मैग्नीशियम, Mg, इसका सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन O2, इसके साथ जब रिएक्ट किया तो इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जिंक ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड, राइट। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। अब ये जो दूसरे मेटल्स हैं इनको देखते हैं। सोडियम पोटेशियम आपको बताया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि आप उन्हें ओपन एयर में नहीं रख सकते। ऑक्सीजन के साथ वो वायलेंट रिएक्शन करते हैं, एकदम से बर्न हो जाएंगे, फायर आ सकती है, ब्लास्ट के साथ फायर हो सकती है, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या करते हैं, जब भी ये रिएक्शन करते हैं ये अपने अराउंड, सपोज ये मेटल का एक पीस है, मेटल है, ये एक मेटल का पीस है। जब भी ये ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, बर्न, जब इनको आप बर्न करोगे, ठीक है, मेटल को जब बर्न करोगे ऑक्सीजन में, तो क्या होगा, वो अपने अराउंड एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, अपने अराउंड ऑक्साइड की एक लेयर बना देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर आप बोल सकते हो। इस तरह से ये अपने आप ये मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर के साथ। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साथ में वो क्या, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, कैल्शियम मेटल है और वाटर के साथ जब उसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड वर्ड OH के लिए होता है, OH के लिए हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा
ठीक है, हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करेगा। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब ये आप हाइड्रोजन गैस को रिलीज होते हुए भी पता कर सकते हैं। कैसे? जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो क्या करना है आपको, एक मैच स्टिक लेनी है और मैच स्टिक को इसके माउथ के आगे लगा दो। बर्न मैच स्टिक को आप इसके माउथ के आगे लगा दो तो एक पॉप साउंड आएगी। एक पॉप साउंड, जैसे आपका फायर क्रैकर जब फटता है तो स्टार्टिंग में एक पॉप साउंड आती है, फट, तो ये उस तरह से साउंड क्रिएट करेगा, इसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। तो पॉप साउंड आई, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इसमें बन रही है, इसमें रिलीज हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस को आप पता कर सकते हो, मैच स्टिक आगे लगा सकते हो, बर्न्ड मैच स्टिक, और पॉप साउंड अगर आती है तो इट मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है मेटल्स की वाटर के साथ। मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे या मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। तो बहुत सारे मेटल्स कोल्ड वाटर, स्टीम, इन सब के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उन सब के साथ आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। मेन है हमारा एक चीज़ की, जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा, कैल्शियम और सोडियम ये सबसे हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाई रिएक्टिव सेम जैसे ऑक्सीजन में बोला, वाटर के साथ भी आप उसको बाहर नहीं रख सकते। सोडियम और पोटेशियम को एज इट इज़ बाहर नहीं रख सकते। और आपने मेटल्स की फिजिकल अपीयरेंस में भी पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप इतने सॉफ्ट कि आप नाइफ से भी इनको कट कर सकते हो। ठीक है, तो जब सोडियम पोटेशियम ये वाटर के साथ भी बहुत, जो आपके पोटेशियम और सोडियम है, कोल्ड वाटर में भी इतने जो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, कि आप उनको संभाल नहीं सकते। तो इसलिए ना ही ये ओपन में रख सकते हो, ना ही ये वाटर में आप इनको रख सकते हो। तो इनको स्टोर कैसे किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम को स्टोर कैसे किया जाता है? ना ही आप ऑक्सीजन में रख सकते, ना ही मतलब रूम टेम्परेचर में इन्हें रख सकते, ना ही पानी में रख सकते। तो वेयर डू वी कीप दीज सोडियम एंड पोटेशियम? इनको एक्चुअल में कहाँ रखा जाता है? ये जैसे आपका सोडियम है, इनको रखा जाता है केरोसिन। ठीक है, तो इनको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि सोडियम एयर एंड वाटर दोनों के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली आप समझते होगे कि बहुत ज़्यादा तेज, विगरसली, बहुत ज़्यादा फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ब्लास्ट की तरह ये प्रोड्यूस कर सकते हैं फायर, एक पूरा ब्लास्ट हो सकता है इनसे। तो इसलिए इनको केरोसिन में डालकर रखा जाता है। जब आपको ज़रूरत होगी आप सोडियम निकालेंगे, नाइफ से कट करेंगे, देन वापस आप इनको केरोसिन में रख सकते हैं। इस केरोसिन की बॉटल्स में इन्हें इसलिए स्टोर किया जाता है। बाकी आपके जो ये मेटल हैं सीरीज़ में, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये सब रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। ये स्लोली रिएक्ट करते हैं, इतना हाई नहीं, मीडियम रिएक्शन होती है। बाकी बचे आपके नीचे वाले, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके लो रिएक्टिव रहते हैं। इसलिए आप ज्वेलरी पे पानी भी डाल सकते हो, गोल्ड पे पानी डाल सकते हो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, एयर में भी आप रख सकते हो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, बहुत स्लो रिएक्शन है। इस तरह से लास्ट रिएक्शन है मेटल्स की एसिड्स के साथ। तो मेटल्स जो है एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। लाइक एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इसीलिए एसिड्स आपके किस में होते हैं? पिकल्स में होते हैं। ठीक है, पिकल्स में आपको एसिड मिलता है। पिकल्स को कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता, वो रिएक्शन करते हैं, वो कोई ना कोई सॉल्ट बनाएंगे और ये सॉल्ट
आपके लिए पॉइजनस हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में भी आप सब्जी को बनाकर नहीं रखते, क्योंकि उसमें आपने टमाटो डाला होता है। टमाटो भी क्या है, एक एसिड है। ठीक है, वो एसिड प्रोड्यूस करता है, तो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल के साथ वो टमाटो रिएक्ट करता है और कोई ना कोई सॉल्ट बनाता है। तो धीरे धीरे अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक समर्स में स्पेशली रखी है, तो शाम तक वो टेस्ट चेंज हो जाता है, वो एक्चुअल में एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। इसलिए हम उन मेटल्स में एसिड्स को नहीं रखते। पिकल्स भी एक एग्जांपल है, पिकल्स को भी हम नहीं रखते। कर्ड है, लैक्टिक एसिड होता है, नहीं रखते। तो मेटल्स के कंटेनर में एसिड्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उन्हें किसी और बर्तन में रखना चाहिए। तो ये सारी रिएक्शंस थी मेटल्स की, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स के साथ। बेसिस के साथ वो मेटल्स रिएक्ट नहीं करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट chemical properties of metals.